नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा। मैं एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करंट अफेयर्स पाठशाला में। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको जनवरी का पूरा करंट अफेयर्स कराऊंगा, तो ये है जनवरी 100 और यहां पर हम लोग 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इन वन शॉट। जो भी जनवरी के टॉप के 100 घटनाक्रम थे, जो भी ये लगता है मेरे को कि वो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन मैंने यहां पर क्विज के फॉर्म में रख दिए हैं। बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि 100 क्वेश्चन मेरे को डिस्कस करने हैं, लेकिन जितना हो सकेगा मैं उतना आपसे डिस्कस करता चलूंगा। तो फिलहाल हम लोग यहां से शुरू कर रहे हैं और ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे थोड़ी देर में। तो अगर हम स्क्रीन की बात करें तो जो क्वेश्चन आना शुरू होने वाले हैं वो उसमें से सबसे पहला जो आपके पास क्वेश्चन आ रहा है वो ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहेंगे। मैं थोड़ा सा अदृश्य हो जाता हूं, इनविजिबल हो जाता हूं, आई एम गॉन। अब यहां पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर वो लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस लेखक को हाल ही में श्री लाल शुक्ल स्मृति साहित्य सम्मान दिया गया है? तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? रामधारी सिंह दिवाकर, अमृत नंदन सिंह, विश्व तेज प्रताप या अस्मित सिंह ग्रेवाल? तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो आपका आंसर होना चाहिए वो इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर है रामधारी सिंह दिवाकर। प्रसिद्ध कथाकार जो थे ये रामधारी सिंह दिवाकर हैं। इनको हाल ही में प्रतिष्ठित श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान दिया गया है और ये साहित्य सम्मान इनको एक बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार है मृदुला गर्ग, उन्होंने एक समारोह में इनको दिया। तो जो हमारा राइट आंसर हो वो होगा और वो होगा ये। अब कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यानी कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट गौशाला के तहत राज्य में अगले 4 महीने में 100 नहीं, आप इसको 1000 गौशालाएं कर लेना, क्योंकि वहां पर ये 1000 गौशालाएं, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ, यहां पे 100 नहीं 1000 गौशालाओं की बात की गई है। तो ये किस राज्य में होने वाला है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या हिमाचल प्रदेश? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ। उन्होंने ही कहा था कि अगले 4 महीने के अंतर्गत, यानी कि जब जनवरी थी तो उन्होंने कहा था, ये 23 जनवरी के आसपास की न्यूज है, कि प्रोजेक्ट गौशाला के तहत 1000 गौशालाएं खोलने का फैसला लिया जाएगा और इनमें 1 लाख बेसहारा गोवंश की देखरेख में 40 लाख मानव देशों का निर्माण होगा, यानी ये मनरेगा से भी रिलेटेड होने वाली है। तो ये किस राज्य की योजना है जी? ये है मध्य प्रदेश की योजना। तो देन द राइट आंसर विल बी मध्य प्रदेश। तो अगर आपने और कुछ आंसर किया है तो उसको सही कर लीजिएगा, राइट आंसर आपका होगा मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर यह है, वर्ष 2019 के अंतरिम बजट को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेश किया जाएगा? तो ये उस टाइम की न्यूज थी, तो अब आपको ऐसा पूछ ले सकते हैं कि वाकई में किसने अंतरिम बजट 2019 को पेश किया है? अरुण जेटली, मनोहर पारिकर, पीयूष गोयल या नरेंद्र मोदी? तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा पीयूष गोयल, क्योंकि अरुण जेटली जी की तबीयत खराब थी, इसलिए वित्त मंत्री द्वारा यह घोषणा की गई थी कि 2019 और 20 के लिए सरकार पूर्ण बजट की बजाय अंतरिम बजट पेश करेगी। और जेटली क्योंकि अस्वस्थ हैं तो पीयूष गोयल को वित्त मंत्रालय का एक्स्ट्रा कार्यभार सौंपा गया था, इसलिए सही आंसर आपका जो होगा वो यहां पर यह होगा कि आपका जो सही आंसर होगा वो होगा पीयूष गोयल। देन द राइट आंसर विल बी पीयूष गोयल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत ने हाल ही में किस संगठन के साथ अंतरराष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम यानी कि पीसा 2021 में भाग लेने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं? देखिए, पीसा क्या होता है कि अंतरराष्ट्रीय जो छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम है, एक्चुअल में ये पता लगाते हैं कि किस देश के छात्र कितना होशियार हैं या कितना पढ़ने में ठीक है। तो केंद्र और एक्चुअल में उनका वैज्ञानिकता से रिलेशन देखा जाता है कि कितना उनके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप हुआ है। केंद्र सरकार ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD द्वारा 2021 में किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन में भाग लेने का फैसला किया है। तो जो आपका सही आंसर होगा वो होगा OECD। देन द राइट आंसर विल बी OECD। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये है आपका अगला क्वेश्चन। अभी हो सकता है ये न्यूज आपको पड़ी लग रही हो, क्योंकि ये जब से मैंने करंट अफेयर्स शुरू किया है तब से मैंने यहीं से उठाया था सबसे पहला न्यूज।
यूएई और सऊदी अरब द्वारा लॉन्च की गई साझा डिजिटल करेंसी का नाम क्या है? यूएई और आपकी सऊदी अरब दोनों ने मिलकर एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी। डिजिटल करेंसी यानी कि डिजिटल में वो ये दोनों एक दूसरे से व्यापार करने वाले थे और इस संयुक्त डिजिटल मुद्रा का उपयोग दोनों देशों के बीच में किया जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने उस करेंसी का नाम क्या है? उस करेंसी का नाम है अबेर। उस करेंसी का नाम है अबेर। देन द राइट आंसर विल बी अबेर। अबेर सही है, यानी यूएई और सऊदी अरब द्वारा लॉन्च की गई साझा डिजिटल करेंसी का नाम क्या है? अबेर। आगे चलते हैं दोस्तों अगले न्यूज की तरफ। फटाफट से आंसर करने की कोशिश करते रहिएगा आप मेरे साथ साथ। केंद्र सरकार ने पीएचडी छात्रों को मिलने वाली रिसर्च फेलोशिप में बढ़ोतरी करते हुए जूनियर रिसर्च फेलोशिप को 25,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति माह कर दिया है? तो इसका सही आंसर है, सरकार ने पीएचडी छात्रों को मिलने वाली रिसर्च फेलोशिप में बढ़ोतरी करते हुए जूनियर रिसर्च फेलोशिप को 25,000 से बढ़ाकर आपका 31,000 रुपए कर दिया है। देन राइट आंसर इज 31,000 रुपए। जो सीनियर रिसर्च फेलोशिप हैं जिनको पहले आपके 28,000 रुपए मिलते थे, अब उन्हें मिलेंगे 35,000 रुपए। तो जूनियर रिसर्चशिप का ध्यान रखिएगा, जूनियर रिसर्च का यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप का जेआरएफ का 25 से 31 किया गया है, जबकि इनका 28 से 35,000 रुपए किया गया है। 28,000 से 35,000 तक किया गया है। चलते हैं अब आगे की ओर, देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी टीम ने नदी की धारा से बिजली बनाने वाला डिवाइस टेस्ट किया था? ये डिवाइस टेस्ट आईआईटी रुड़की टीम ने किया था और डिवाइस टेस्ट बना रहे थे जो कि नदी में जो भी पानी बहता है अगर उसमें उस डिवाइस को रख दिया जाएगा तो ये उसके साथ साथ बिजली भी पैदा कर सकेगा। देन द राइट आंसर विल बी आईआईटी रुड़की। सही आंसर होगा आईआईटी रुड़की ने इस तरह की डिवाइस डेवलप की है। आगे करते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। बहुत कम समय में मैं 100 क्वेश्चन डिस्कस करने का प्लान लेके आया हूं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो जनवरी का कोई भी करंट अफेयर्स आपसे छूटेगा नहीं। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने किस राज्य की कोटपुतली स्थित आदर्श विद्या मंदिर से सौर ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया है, जिससे पूरे विद्यालय में बिजली आएगी? केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने राजस्थान के कोटपुतली, यानी आपका जो सही आंसर होने वाला है वो है राजस्थान का कोटपुतली। तो कोटपुतली कहां है? राजस्थान में है। देन द राइट आंसर विल बी राजस्थान। तो राजस्थान के आदर्श विद्या मंदिर में सौर ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया है। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने राजस्थान की कोटपुतली स्थित आदर्श विद्या मंदिर में सौर ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन और यह है, केंद्रीय पर्यटन मंत्री के अल्फोंस ने किस राज्य में पहली स्वदेश दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है? तो सबसे पहले तो आपको यह याद रखना चाहिए कि केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री के अल्फोंस हैं और इन्होंने सिक्किम में पहले स्वदेश दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है। तो सही आंसर आपका जो होगा वो होगा सिक्किम। इसका सही आंसर है सिक्किम। तो आपको ध्यान रखना होगा कि इन चीजों को आपको दिमाग में रखना है और अपने दिमाग में बनाए रखना है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किए गए वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में किस देश को 78वें स्थान पर रखा गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कि किस देश को 78वें स्थान पर रखा गया है और वो है भारत। भारत ने अपनी स्थिति में सुधार करते हुए 78वें स्थान पर रखा है, यानी अब भारत में भ्रष्टाचार कम हुआ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने आपको ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किए गए जो वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक था, वैसे तो भारत 78वें स्थान पर है और थोड़ी सी इसमें सुधार हुआ है, लेकिन प्रेस स्वतंत्रता के मामले में एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे खराब स्थिति में भारत है 78वां। पहला स्थान डेनमार्क को मिला था, जबकि सबसे आखिरी स्थान पर सोमालिया है, यानी कि सबसे भ्रष्ट देश है सोमालिया। सबसे भ्रष्ट देश कौन सा है? सोमालिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। बिना टाइम गवाए बहुत तेजी से मैं जा रहा हूं और हम लोग आ गए हैं 11वें नंबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जनवरी 2019 को किस राज्य में नमक सत्याग्रह स्मारक का उद्घाटन किया है? तो नमक सत्याग्रह तो आपको पता ही है कि गांधी जी ने चलाया था
और गांधी जी ने जब चलाया था तो ये नमक कानून को तोड़ा था, और ये कहां पर किया था, वो उन्होंने साबरमती आश्रम से लेके दांडी नामक स्थान तक गए थे। तो सही आंसर इसका क्या होगा दोस्तों, वो आपको पता होगा, और उसका सही आंसर है गुजरात। देन द राइट आंसर विल बी गुजरात। गुजरात के नमक सत्याग्रह आंदोलन चला, नमक सत्याग्रह का स्मारक का उद्घाटन किया गया है, जो कि 30 जनवरी 2019 को उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। अगली न्यूज की तरफ जाते हैं दोस्तों। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा आयोजित स्वस्थ भारत यात्रा के तहत किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा आयोजित स्वस्थ भारत यात्रा के तहत तमिलनाडु को सबसे ऊपर अच्छा स्थान मिला है, यानी ये FSSI बोला जाता है, इसको FSSI बोला जाता है, FSSI SSAI। तो ये जो उन्होंने सर्वे कराया था उसमें जो भी आयोजित सर्वे उसमें स्वस्थ भारत यात्रा का सबसे प्रथम पुरस्कार तमिलनाडु को मिला है, जबकि उत्तराखंड एवं जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य, क्योंकि वहां पर इस तरह की चीजें हैं कि वो उनके वहां पर जो रहने की दशाएं हैं वो उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए उनको भी एक विशेष दर्जे में पुरस्कार मिला है। डार्लिंग नदी किस देश में स्थित है, जहां हाल ही में सूखे के कारण हजारों मछलियां मरी हुई पाई गईं। तो आपको पता होगा कि डार्लिंग किस देश की सबसे बढ़िया नदी है, सबसे बड़ी नदी है। 13वें क्वेश्चन का आंसर है ऑस्ट्रेलिया के सुदूरवर्ती पश्चिम न्यू साउथ वेल्स में एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है मेनिंडी, और वहीं पर डार्लिंग में जो नदी है वहां से डार्लिंग होते हुए जाती है, तो वहीं पर हजारों मछलियां मरी हुई पाई गई हैं। और यही जो है ये मरे डार्लिंग तंत्र का एक हिस्सा है, जिसे पूरे ऑस्ट्रेलिया की, मान लीजिए आपकी पूरी की पूरी जो कृषि है वो इस पर डिपेंड होती है। तो यहां पर जो आपका सही आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा, वो होगा आपका ऑस्ट्रेलिया। देन द राइट आंसर विल बी ऑस्ट्रेलिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में आयोजित साहित्य अकादमी पुरस्कार समारोह में हिंदी भाषा के लिए किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो इसका आंसर आपको देखना होगा, इसका आंसर आपको बताना होगा। ये काफी फेमस क्वेश्चन है और काफी ज्यादा पूछा जा सकता है, इसको आपको नोट करना चाहिए, इंपॉर्टेंट भी है। तो हाल ही में आयोजित साहित्य अकादमी पुरस्कार समारोह में हिंदी भाषा के लिए चित्रा मुदगल सहित 24 लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और ये जो चित्रा मुदगल हैं उनकी जो रचना है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा, उनकी रचना है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा। इस कृति के लिए इनको ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, नाला सुपारा। तो पोस्ट बॉक्स नंबर 203। देन द राइट आंसर विल बी चित्रा मुदगल। तो आपका सही आंसर होगा चित्रा मुदगल। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनाए जाने के लिए घोषणा की गई, इस एक्सप्रेसवे का नाम क्या है। श्री राम एक्सप्रेसवे, हनुमान एक्सप्रेसवे, आर्यवर्त एक्सप्रेसवे या गंगा एक्सप्रेसवे। तो सही आंसर है दोस्तों गंगा एक्सप्रेसवे। ये 600 किलोमीटर लंबा है और इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसका नामकरण किया है। तो इसका सही आंसर होगा गंगा एक्सप्रेसवे जो कि 600 किलोमीटर लंबा है। तो फिलहाल इसका सही आंसर होगा गंगा एक्सप्रेसवे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में सीरिया और ईरान के निम्न में से कितने समझौतों पर और ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो सीरिया और ईरान ने मिलकर 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें दीर्घकालिक सामरिक रणनीतिक आर्थिक सहयोग समझौता शामिल है। सीरिया और ईरान ने आपस में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं कि अगर कल को कोई मेरे ऊपर आक्रमण करता है तो दोनों देश उससे एक साथ लड़ेंगे। और इन्हीं से जुड़े हुए कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, इन्हीं से जुड़े हुए कम से कम 11 समझौते वहां पर थे जो इन पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला क्वेश्चन, किस देश के नाविक जॉन लुक वैन डेन डी हीड ने 29 जनवरी 2019 को 212 दिन में बिना किसी अत्याधुनिक उपकरण की मदद से अकेले अपनी याट पर, यानी याट एक छोटी सी नाव होती है, कि समुद्र के रास्ते दुनिया के चक्कर लगाने की रेस जीत ली। तो ये आपका जो है ये है फ्रेंच नाविक थे जॉन लुक वैन डेन हीड 215 दिन में किसी अत्याधुनिक उपकरण के मदद से अकेले अपनी याट के जरिए समुद्र के रास्ते दुनिया भर की चक्कर लगाने की रेस जीत ली है। तो इनका सही आंसर होगा फ्रांस। देन द फ्रांस विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
केंद्र सरकार ने सूखा प्रभावित इलाकों के लिए सहायता के तौर पर किस राज्य को अब तक का सबसे बड़ा 4,714.28 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है? केंद्र सरकार ने सूखा प्रभावित इलाकों के लिए सहायता के तौर पर महाराष्ट्र को अब तक का सबसे बड़ा पैकेज दिया है, और ये काफी न्यूज में भी रहा। काफी सारे राज्य इसके लिए परेशान रहे कि आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन फिलहाल उन्होंने दे दिया तो दे दिया। अब 4,714 करोड़ रुपए महाराष्ट्र को मिले हैं सूखा प्रभावित इलाकों में सहायता के तौर पर। आगे चलते हैं। काफी दिन से वहां पर बारिश नहीं हुई है और कई राज्य महाराष्ट्र के सूखे प्रभावित चपेट में आ गए हैं। किस आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष पीसी मोहनन और सदस्य जेबी मीनाक्षी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? नीति आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, चुनाव आयोग या योजना आयोग? देखिए, दो सदस्य हैं, एक हैं पीसी मोहनन और जेबी मीनाक्षी। इन दोनों ने ही अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था और ये दोनों ही संबंधित हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग से। तो सही आंसर यहां पर होगा आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग से। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं दोस्तों। भारत में कैद रखे हाथियों के पहले सर्वे के अनुसार देश में कुल कितने हाथी कैद में हैं? भारत में कैद रखे गए हाथियों के पहले सर्वे के अनुसार देश में कुल 2,454 हाथी ऐसे हैं जो कि कैद में हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा ये जो कैद किए गए हाथी वो आपके असम में कैद किए गए हैं। सबसे ज्यादा जो हाथी कैद किए गए वो कहां कैद किए गए? असम में। असम में लगभग 58% हाथी ऐसा है जो कैद में है। तो असम सबसे बड़ा राज्य है जो हाथियों को कैद करता है, और इस हिसाब से देखा जाए तो सही आंसर होगा 2,454 विल बी राइट आंसर। 2,454 हाथी ऐसे हैं जो कैद में हैं। असम में लगभग 905 और केरल में 518, और ये गैर कानूनी रूप से कैद में है। इनको कैद में नहीं होना चाहिए लेकिन हैं, क्या कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। भारत के उस पूर्व रक्षा मंत्री का क्या नाम है जिनकी अगुवाई में वर्ष 1974 में देश की सबसे बड़ी रेलवे हड़ताल आयोजित की गई थी और जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो यह आंसर तो आपको बहुत आसानी से आता होगा। शरद पवार, जसवंत सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस या अरुण जेटली? तो अरुण जेटली जिंदा है, शरद पवार भी अभी जिंदा है। तो जॉर्ज फर्नांडिस जो रक्षा मंत्री रहे थे, तो देन द राइट आंसर विल बी जॉर्ज फर्नांडिस। इन्होंने बहुत बड़ा एक रेलवे हड़ताल आयोजित की थी और ये उन्होंने की थी 8 मई 1974 को। 8 मई 1974 को इन्होंने एक रेलवे हड़ताल आयोजित की थी जो कि देशव्यापी हड़ताल थी, और ये जो हो जाएंगे आपके, तो सही आंसर हो जाएगा आपका जॉर्ज फर्नांडिस। तो बिना टाइम गवाए हुए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। हाल ही में लंदन की कंसल्टेंसी फर्म ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी रिपोर्ट में किस कंपनी को भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी घोषित किया गया है? तो लंदन, आप यहां पर थोड़ा सा तुक्का वगैरह लगा सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो। देखते हैं कितने लोग सही लगाते हैं। हाल ही में लंदन की कंसल्टेंसी फर्म ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी रिपोर्ट में किस कंपनी को भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी घोषित किया गया है? तो उसका सही आंसर है लंदन की कंसल्टेंसी फर्म ब्रांड फाइनेंस द्वारा विश्व की सबसे मूल्यवान ब्रांड की सूची जारी की है, जिसमें टाटा विश्व के 100 सबसे मूल्यवान ब्रांड में शामिल हुआ है। ये अकेली ऐसी कंपनी है जो विश्व के सबसे ज्यादा मूल्यवान, सबसे ज्यादा भरोसेमंद ब्रांड में शामिल हुआ है। तो देन द राइट आंसर विल बी टाटा। और टाटा का देश पे बहुत ज्यादा आप देखते हैं, एयर इंडिया जो है वो टाटा की ही देन है, और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, कई सारे कॉलेज, IISc बेंगलोर आपने देखा होगा, IISc बेंगलोर का नाम सुना होगा, वो भी टाटा ने ही भारत को दिया है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन यानी कि WSA द्वारा हाल ही में जारी एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार भारत स्टील उत्पादन की दृष्टि से कौन से स्थान पर है? WSA द्वारा हाल ही में जारी एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो राइट आंसर विल भी होगा दूसरे स्थान पर है। भारत स्टील के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। तो भारत ने अभी अभी हाल ही में जापान को पीछे छोड़ा है और यह रैंक हासिल की है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के 250 सरकारी स्कूलों में 11,000 नई कक्षाओं के निर्माण का उद्घाटन किया है? तो किस सरकार ने ऐसा किया है? दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनके शिक्षा मंत्री जो है मनीष सिसोदिया, इन लोगों ने लगभग 250 दिल्ली सरकारी स्कूलों में 11,000 नए कक्षाओं का निर्माण का उद्घाटन किया है। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा दिल्ली सरकार। तो आपका राइट आंसर होगा दिल्ली सरकार। देन द राइट आंसर विल बी दिल्ली सरकार। आगे की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, निम्नलिखित में से किस स्थान के हवाई अड्डे को विश्व का सबसे अधिक व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है? दुबई, दिल्ली, लंदन या पेरिस?
तो दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का कहना है कि वह अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए अभी दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। दुबई हवाई अड्डे में 8.9 करोड़ यात्रियों का स्वागत किया था और 2014 में जब 2014 की अगर हम बात करें तो लंदन का हीथ्रो हवाई अड्डा सबसे ज्यादा व्यस्त माना जाता था, उसके बाद दुबई का नंबर आता था, लेकिन 2014 में उसको पछाड़ दिया है और तब से लेके अभी तक जो दुबई का स्थान है वो आज भी पहला बना हुआ है। देन द राइट आंसर विल बी दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। भारत में 11 साल पहले मिले सुपर बग से जुड़े जीन BLANDM1 की किस स्थान पर पहचान सुनिश्चित हो पाई है? एनवायरमेंट इंटरनेशनल का एक जर्नल आया था कि प्रकाशित पेपर के मुताबिक कि भारत में 2007 से लेकर 2008 के बीच एक अस्पताल में सुपर वेब बैक्टीरिया से जुड़े हुए जीन मिले थे जिसका नाम है BLANDM1 की पहचान पृथ्वी में हुई है और यही जीन जे कहां से आया है इसके बारे में काफी ज्यादा खोजबीन किया गया। तो ये माना गया है कि ये जो जीन इसकी खोज हुई है ये आर्कटिक में मिला हुआ है और ये बहुत दूर है भारत से, तो ये भारत तक कैसे पहुंच गया इसके बारे में बड़ी चर्चा का विषय था कि ये आर्कटिक तक कैसे पहुंच गया ये सुपर बग। तो 11 साल पहले एक सुपर बग मिला था, अब पता चल पाया है कि ये कहां से आया था, ये आया था आर्कटिक से और शायद ये वहां से पक्षियों या मानव के जरिए भारत में पहुंचा था। आगे बात करते हैं। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस के एरोस्पेस स्टार्टअप का क्या नाम है? जेफ बेजोस का नाम आपने सुना होगा। जेफ बेजोस अमेजन के मालिक हैं और इन्होंने ही हाल ही में कौन सा एक एरोस्पेस स्टार्टअप शुरू किया है, उसका क्या नाम है? तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस ने जो एरोस्पेस स्टार्टअप चालू किया है वो है स्टार्टअप ब्लू ओरिजिन ने अमेरिका में रॉकेट इंजन के अपने नए प्लांट का निर्माण शुरू कर दिया है। इसमें BE-4 इंजन बनाए जाएंगे जिनका इस्तेमाल लॉन्च व्हीकल न्यू गैलन एंड यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के वल्गन सेंटोर पर किया जाएगा। तो यहां पर जो आपको नाम याद रखना चाहिए वो जेफ बेजोस जो कि अमेजन के मालिक हैं, अमेजन इन्हीं की है, अमेजन जो आप फ्लिपकार्ट वगैरह देखते हो उसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पे ये ब्लू ओरिजिन रहेगा। उन्होंने इस तरह का एक नया एरोस्पेस स्टार्टअप शुरू किया है जिसमें रॉकेट के इंजन बना रहे हैं वो। आगे चलते हैं। कॉफी हाउस चेन स्टारबक्स के पूर्व CEO का नाम क्या है जिन्होंने हाल ही में कहा है कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए गंभीरता से विचार कर रहे हैं? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए आपको समझना चाहिए। कॉफी हाउस चेन एक है स्टारबक्स, काफी फेमस है और इसके पूर्व CEO हैं। अगर आपको ये थोड़ा सा याद आ जाता है कि स्टारबक्स के पूर्व CEO कौन है, ये काफी पुराना काफी अच्छी कंपनी है, काफी नामचीन कंपनी है। तो इसके CEO हावर्ड सुल्ज थे। देन द राइट आंसर विल बी हावर्ड सुल्ज। राइट आंसर विल बी हावर्ड सुल्ज। देन द राइट आंसर विल बी हावर्ड सुल्ज। और इन्होंने अभी अपने आप को आजीवन डेमोक्रेट बनाया है। इन्होंने चुनाव आजीवन डेमोक्रेट करके चुनाव का अपना एक पार्टी बनाया है, वहां से ये लड़ने के लिए चुनाव तैयार हो रहे हैं। ये क्या करेंगे कि ये राष्ट्रपति पद के लिए अच्छे से चुनाव लड़ेंगे और देखते हैं कि लड़ पाते हैं कि नहीं लड़ पाते हैं। फिलहाल आगे बात करते हैं। 29वां नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के बारे में बोलते हुए कहा कि इस क्षेत्र में 3 दिन की जाति हिंसा में कम से कम 890 लोग मारे गए थे तथा यहां 50 से अधिक सामूहिक कब्रें मिली हैं? संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के बारे में बोलते हुए कहा इस क्षेत्र में 3 दिन की जाति हिंसा में कम से कम 890 लोग मारे गए थे? तो ये UN ज्वाइंट ह्यूमन राइट्स ऑफिस ने बताया है कि कांगो के युम्बी कस्बे में, कांगो एक देश है, तो यहां कांगो के युम्बी कस्बे में, युम्बी आपको याद रखना चाहिए नाम, यहां पर ऐसी कब्रें मिली हैं और ऐसा लगता है कि यहां पर जो नरसंहार हुआ था उसमें 50 से अधिक सामूहिक कब्रें मिली हैं, यानी उनको एक साथ गाड़ दिया गया था। तो इसमें और इसी पिछले महीने ही ऐसा कुछ यहां पर हुआ है। तो ये कांगो है। सही आंसर आपका क्या होने वाला है? कांगो में क्या हुआ था, एक ऐसी हिंसा हुई है, वहां झड़पें हुई हैं और एक्चुअल में ऐसा ही था, धर्म से जुड़ा हुआ कुछ मामला था जो वहां पर लड़ाई वगैरह हुई थी और वहां पर कम से कम 890 लोग मारे गए थे, ऐसा संयुक्त राष्ट्र ने बताया है। अगली न्यूज पे जाते हैं। अगली न्यूज है भारत की क्रिकेट टीम ने हाल ही में किस देश की टीम के खिलाफ 10 वर्ष बाद उसके ही घरेलू मैदान पर सीरीज जीतने में कामयाबी हासिल की है? तो ये आपकी जनवरी की न्यूज थी। तो ये टीम इंडिया ने लगातार तीसरे वनडे में न्यूजीलैंड को हराया था और 5 मैचों की सीरीज जीती थी, 3-0 से अजय बढ़त बना ली थी और 7 विकेट से हरा दिया था न्यूजीलैंड को। तो न्यूजीलैंड में 10 साल बाद वनडे सीरीज जीती। इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में पहली बार 2009 में 5 वनडे की सीरीज जीती थी, वो भी 3-1 से। तो देन द राइट आंसर विल बी न्यूजीलैंड। तो जो आपका सही आंसर होना चाहिए वो होगा आपका न्यूजीलैंड। यहां पर सही आंसर आपका न्यूजीलैंड। आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019
पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीत लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आ सकता है, तो इसके ऊपर इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, नोवाक जोकोविक है, राफेल नडाल है, रोजर फेडर हैं और स्टीफन टिटिपिस हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए तो नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल सभी ऐसे प्लेयर हैं जिनके जीतने के चांसेस थे। तो फिलहाल अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं, विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच, मैंने ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे कहा विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस में चैंपियनशिप में एक तरफा फाइनल मैच में दूसरे क्रम में राफेल नडाल को सीधे सीधे उन्होंने हरा दिया था और ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब जीत लिया था। और इस तरह से वो इसी के साथ इस खिताब को जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने यहां पर ग्रैंड स्लैम जीते। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 में पुरुष एकल खिताब जीत लिया। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका नोवाक जोकोविच। देन द राइट आंसर विल बी नोवाक जोकोविच। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 में महिला एकल वर्ग में निम्नलिखित में से किसने खिताब जीता है? तो यहां पर देखिए, अब महिला के लिए बात हो गई है, तो उसका सही आंसर है जापान की नाओमी ओसाका ने चेक गणराज्य के पेत्रा क्वितोवा को हराया था। पेत्रा क्वितोवा, यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि नाओमी ओसाका का नाम लिखा हुआ है, फिर उसके बाद ये पेत्रा क्वितोवा, तो ये हारी हैं, ये जीती हैं। तो ये सही आंसर होगा नाओमी ओसाका। ये कहां की रहने वाली है? ये जापान की है और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन का महिला खिताब जीत लिया है और ये भी दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई हैं। आगे चलते हैं हम लोग। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन से जुड़ी हुई चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की एकीकृत रिफाइनरी विस्तार परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है? आपको बताना है ABCD में से कौन सा सही आंसर होगा। तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 जनवरी को केरल, 27 जनवरी को ये न्यूज है, 27 जनवरी की न्यूज है, केरल में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की एकीकृत रिफाइनरी को विस्तार परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया था। और ये योजना कहां की है? केरल की है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये रिफाइनरी जो बन रही है वो कहां बन रही है? केरल में बन रही है। तो एकीकृत रिफाइनरी विस्तार परियोजना है और एक ही रिफाइनरी बन रही है, उस पर काम किया जा रहा है। तो ये कहां बन रहा है? केरल में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, वर्ष 2019 में भारत रत्न के लिए निम्नलिखित में किसके नाम की घोषणा नहीं की गई है, यानी किसको भारत रत्न नहीं दिया जाएगा? तो यह विवरण हमेशा राष्ट्रपति भवन की ओर से आता है कि 3 हस्तियों को भारत रत्न सम्मान दिया जाएगा। इसमें नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी को दिया जाएगा। तो किसको नहीं दिया जाएगा? तो सफा उल्लाह खां को ये नहीं दिया जाएगा। सफा उल्लाह खां को ये भारत रत्न नहीं दिया जाने वाला है। तो ये सही आंसर होगा इसका भारत रत्न का, जिसको नहीं दिया जा रहा है वो सफा उल्लाह खान। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं दोस्तों। भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी ट्रेन 18 का नाम बदलकर क्या रखे जाने की घोषणा की गई है? तो ट्रेन 18 का, अब ये रिवीजन चल रहा है, आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए कि ट्रेन 18 का नाम बदल दिया। ये भारत की सबसे तेज चलने वाली गाड़ी है और इंजन रहित गाड़ी है, इसमें इंजन नहीं है, ये इलेक्ट्रिसिटी चलती है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम रखा गया है और इसमें कोई इंजन नहीं है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इंजन रहित अगर ट्रेन आपसे पूछ ले तो उसका सही नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। अब इसको, अभी तक जब ये ट्रायल फेज में थे तो सब लोग ट्रेन 18 बुला रहे थे, लेकिन अब इसको बुलाया जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस। आगे चलते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडोनेशिया मास्टर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला शटलर बन गई हैं, जिन्होंने इंडोनेशिया मास्टर्स का खिताब जीता है? तो सही आंसर है दोस्तों, देखिए अगर आप बात करें तो शटलर कौन कौन है, साइना नेहवाल, ज्वाला गुट्टा, सुनीला आप्टे, ऋतुपर्णा दास, तो ये सभी शटलर हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ऋतुपर्णा दास का संबंध किससे है तो आपका आंसर होना चाहिए शटलर से। तो सही आंसर है विवरण, साइना नेहवाल ने इंडोनेशिया मास्टर्स का खिताब जीतने की पहली भारतीय महिला शटलर बन गई हैं और फाइनल में इन्होंने साइना की विपक्षी खिलाड़ी कैरोलिना मारिन को बढ़त बनाई थी, लेकिन घुटनों में चोट के चलते वो मैच से बाहर हो गई और साइना जीत गई। तो साइना ने बड़ा बाद में दुख प्रकट किया था कि मेरे को ऐसे ही जीतना था, लेकिन कैरोलिना मारिन जो कि दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी हैं और ओलंपिक चैंपियन है, उनसे साइना नेहवाल ने जीता है। तो अभी तो फिलहाल ये कह नहीं सकते कि उन्होंने लड़के जीता है, लेकिन फिर भी जैसे भी जीता, जीत तो जीत होती है। देन द राइट आंसर विल बी साइना नेहवाल, जिन्होंने इंडोनेशिया मास्टर्स का खिताब हासिल किया है। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं हम लोग। नासा के अनुसार जनवरी 2004 में लैंड करने वाले उसके अपॉर्चुनिटी रोवर यान में ने मंगल ग्रह पर कितने साल पूरे कर लिए हैं? नासा के अनुसार, नासा ने यह बताया था कि 2004 में उसने लैंड किया था और अब उसने कितने साल पूरे कर लिए होंगे, तो आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो। 2019 चल रहा है तो उसने 15 साल पूरे कर लिए हैं और मंगल पर 90 दिनों के लिए उसको 90 दिनों और 1.006 किलोमीटर दूरी के लिए भेजा गया था, लेकिन अब इसने
करीब 45 किलोमीटर और 5000 दिन पूरे कर लिए हैं और सफलतापूर्वक इसने पूरा किया है। तो जो नासा ने भेजा था उसका रोवर का नाम क्या है? उसका नाम है अपॉर्चुनिटी। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि नासा ने कौन सा रोवर भेजा था, तो वो था अपॉर्चुनिटी। और उसने कितने साल पूरे कर लिए? अभी हाल ही में उसने 15 साल पूरे कर लिए, क्योंकि जब उसको भेजा गया था तब 2004 था। तो आंसर निकालना बड़ा आसान था यहाँ पे कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि वह शारीरिक रूप से अक्षम पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को प्रति माह कम से कम कितने हजार रुपए पेंशन देगी? तो रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि शारीरिक रूप से अक्षम पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को प्रति माह कम से कम 18,000 रुपए पेंशन दी जाएगी और ये 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। और पहले 7वें वेतन आयोग में आपको स्लैब के अनुसार उनको पेंशन मिलेगी। तो इस तरह से जो सही आंसर होगा वो होगा आपका, सही आंसर होगा आपका 18,000 रुपए पेंशन मिलेगी उन्हें प्रॉपर तरीके से। तो ये आपका पूछा गया था कितनी पेंशन दी जाएगी, तो उन्हें 18,000 रुपए दी जाएगी और ये 7वें वेतनमान के अनुसार है। अगला, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के आंकड़ों के मुताबिक हाई कोर्ट के प्रत्येक जज के पास कितने केस लंबित हैं? यानी अभी तक ऐसा लग रहा है कि जितने भी हाई कोर्ट के पास जज हैं उनके पास लगभग कितने केस ऐसे हैं जो उन्होंने अभी तक निपटाए नहीं हैं। तो देन द राइट आंसर इज 4,419। तो ये सही आंसर है। ये एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया था कि इतने केस ऐसे हैं जो हाई कोर्ट में लंबित चल रहे हैं, तो प्रत्येक जज के पास लगभग इतने केस हैं। तो ये डेटा है और इस तरह से एक आध सवाल कभी कभी पूछ लेते हैं कि कम से कम आप, ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल भी करंट अफेयर्स या रोज की चीजों से जुड़ते नहीं है। आईसीसी ने पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद को नस्लवाद विरोधी कोड तोड़ने के दोषी मानते हुए उन पर कितने मैचों का प्रतिबंध लगाया है? तो आईसीसी ने पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद को नस्लवाद विरोधी कोड का दोषी मानते हुए उन पे जो बैन लगाया है वो है कि वो 4 मैच का है और उसमें से वो 2 वनडे हैं और 2 T20 मैच हैं। तो फिलहाल वो अंतरराष्ट्रीय मैच है, तो चाहे वो T20 खेलें चाहे तो वो वनडे खेलें। तो उन्होंने कितने मैचों पर बैन लगाया? उन्होंने उसके 4 मैचों पर बैन लगा दिया था। और क्योंकि जनवरी की न्यूज है इसलिए एक एक चीज मैंने कवर की है कि ऐसा ना हो कि कुछ छूट जाए, इसलिए आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल रही हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से किस बीजेपी सांसद को ज्यूरी कमेटी स्पेशल अवार्ड यानी सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? अनुराग ठाकुर, हरीश द्विवेदी, विजय चक्रवर्ती और राम प्रसाद शर्मा। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश से अगर कभी भी किसी की बात आए तो अनुराग ठाकुर का नाम, जो कि अभी आपके बीसीसीआई के चेयरमैन रहे थे, बीसीसीआई के सदस्य रहे थे, तो उनके बारे में जब उनसे ले लिया गया था बीसीसीआई यानी कि आपका जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है वो ले लिया गया था। तो तमिलनाडु के राज्यपाल जो है वो है बनवारी लाल पुरोहित। ये जानकारी आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए कि तमिलनाडु के जो राज्यपाल है वो कौन है। तो तमिलनाडु के जो राज्यपाल है वो है बनवारी लाल पुरोहित। ये जानकारी आपको याद रखनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से जो बीजेपी सांसद है जिनको सांसद रत्न पुरस्कार मिला है वो है अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश में काफी नाम रखते हैं और काफी ज्यादा इनका सम्मान है हिमाचल प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। गृह मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार 15 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक उम्र के भारतीय पर्यटक अब नेपाल और किस देश की यात्रा के दौरान आधार कार्ड का इस्तेमाल वैध यात्रा दस्तावेज के रूप में कर सकेंगे? एक्चुअल में क्या है, ऐसा होगा कि आप अगर नेपाल जाना है या भूटान जाना है, सॉरी, तो मैंने आपको आंसर वैसे ही बता दिया कि नेपाल और भूटान 2 देश ऐसे हैं कि जहां जाने के लिए आप सिर्फ आधार कार्ड लेके चले जाओ, आपको पासपोर्ट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 2 देश ऐसे हैं, एक है नेपाल हो गया आपका और एक है भूटान, जहां पर आप आधार कार्ड के द्वारा एक वैध दस्तावेज के रूप में प्रयोग कर पाएंगे। यानी अगर आपको आईडी वगैरह देनी होगी तो आप इसे दे सकेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा पिछले साल घोषित किए गए सबसे उम्रदराज पुरुष मसाजो नोनाका, ये बहुत उम्रदराज व्यक्ति थे, का कितने वर्ष की उम्र में जापान के असोरो शहर में एक निधन हो गया है? तो आपका आंसर है जो वो 113 वर्ष के थे और ये सबसे ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति थे और इन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा पिछले साल ही घोषित किया गया था कि सबसे ज्यादा बुढ़े आदमी है, तो यानी कि सबसे ज्यादा ये उम्रदराज व्यक्ति हैं। तो सही आंसर होगा आपका 113। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि किसका नाम है मसाजो नोनाका और ये कहां के थे? जापान के थे। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ की रिपोर्ट के मुताबिक प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेले से उत्तर प्रदेश को 1.2 लाख करोड़ रुपए की कमाई और कितने लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है थी? अब तो निकल रहा है कुंभ मेला। तो भारतीय उद्योग परिसंघ के रिपोर्ट के मुताबिक प्रयागराज में जो भी था वो 1.2 लाख करोड़ रुपए की कमाई होनी थी और 6 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद
थी। तो जो भी उम्मीद थी वो कितने लोगों को मिलने की उम्मीद थी, वो 6 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद थी। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए उपक्रम को मिला कितना फायदेमंद होता है, 1.2 लाख करोड़ रुपए। आपको लग रहा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने खर्चा किया, लेकिन वो तो कमा रही उल्टा। केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिलिट्री पुलिस में कितने फीसदी महिलाओं की भर्ती करने की घोषणा की है। जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम रक्षा मंत्रालय हमारी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के पास है। तो उन्होंने मिलिट्री पुलिस में ध्यान रखिएगा, मिलिट्री पुलिस में भर्ती के लिए 20% महिलाओं के आरक्षण की बात की है। यानी कि उन्होंने कहा है कि कम से कम 20% महिलाएं तो होनी ही चाहिए। देन द राइट आंसर विल बी 20%। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्रिकेट इतिहास में किस खिलाड़ी ने पहली बार तीनों आईसीसी अवार्ड्स, क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अपने नाम किए हैं? तो जो रूट, हेनरी निकोलस, एबी डिविलियर्स या विराट कोहली? देन द राइट आंसर विल बी विराट कोहली। क्रिकेट इतिहास में विराट कोहली पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं जिसने एक ही साल में तीनों बड़े आईसीसी अवार्ड अपने नाम किए हैं। देन द राइट आंसर विल बी विराट कोहली। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन, आईसीसी द्वारा घोषित टीम ऑफ द ईयर 2018 का कप्तान। देखिए आईसीसी हर साल एक टीम बनाती है जिसमें सब पूरे विश्व के खिलाड़ियों को लेती है। तो वहां पर 2018 में जिसको कप्तान बनाया गया है उसका नाम है विराट कोहली। तो विराट कोहली के तो एकदम अच्छे दिन चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली को उधर अवार्ड भी मिले और इधर इनको कप्तान भी बना दिया गया। तो फिलहाल ध्यान रखिएगा आईसीसी द्वारा घोषित टीम ऑफ द ईयर यानी 2018 की जो टीम है उसका जो कप्तान बना है वो है विराट कोहली। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस लुप्त प्राय प्रजाति की डॉल्फिन को हाल ही में बंद्रावरली समुद्री लिंक के समीप देखा गया है। एक ऐसी प्रजाति थी जिसको लोगों ने मान लिया था कि ये लुप्त हो गई है और बहुत मुश्किल से दिखाई देती थी। तो हाल ही में जो शोधकर्ताओं को महाराष्ट्र के बंद्रावरली, जो महाराष्ट्र है वहां का इलाका है वर्ली और बांद्रा, तो समुद्री लिंक के समीप एक लुप्त प्राय हम्पबैक डॉल्फिन को देखा गया है। इनका एक समूह देखा गया था और हम्पबैक डॉल्फिन महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग क्षेत्रों से जुड़े तटी इलाकों में देखी जा सकती थी। पहले भी बहुत आराम से देखी जा सकती थी, लेकिन अब ये देखी जा रही है बहुत मुश्किल से। इसको लुप्त प्राय मान लिया गया है, इसको ऐसा माना गया है कि अब ये है नहीं। पहले बहुत आसानी से देखी जा सकती थी, अब नहीं दिखाई देती है। देन द राइट आंसर विल बी हम्पबैक डॉल्फिन। तो पर्यावरण से जुड़ा हुआ मुद्दा था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के 1% लोगों के पास 50% आबादी के बराबर संपत्ति है? बहुत बुरी बात है भाई कि भारत के 1% लोगों के पास जितना 50% लोगों के पास संपत्ति है उतना तो 1% लोगों के पास है। यह सर्वे किसने किया है? तो यह रिपोर्ट किसने दी है? तो यह है ऑक्सफैम की रिपोर्ट है। 2018 में प्रतिदिन 2200 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। इस दौरान देश के शीर्ष 1% अमीरों की संपत्ति में 39% की वृद्धि हुई है, जबकि 50% गरीब आबादी की संपत्ति में महज 3% की बढ़ोतरी हुई है। और यह जो सर्वे किया था, यह सर्वे किया था ऑक्सफैम ने। देन द राइट आंसर विल बी ऑक्सफैम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यह है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के IDBI बैंक में 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है? तो आपका सही आंसर होगा, आपका इसको सही आंसर होना चाहिए कि एमवे, LIC, रिलायंस या टाटा ग्रुप। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के IDBI बैंक में 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो देन द राइट आंसर इज LIC। भारतीय जीवन बीमा निगम ने सार्वजनिक क्षेत्र के IDBI बैंक में 51% हिस्सेदारी अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस अधिग्रहण के साथ LIC अब IDBI बैंक में एक बहुत ज्यादा शेयर वाला एक कंपनी बन गया है। यानी कि अब LIC लगभग उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि 51% हिस्सेदारी मतलब आधे से ज्यादा की हिस्सेदारी LIC की हो गई है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगले क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रीय बैंक ने देश में 100 रुपए से अधिक मूल्य के भारतीय नोटों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? अरे ये तो बड़ी गजब बात हो गई। तो पहली बात तो ये देखो कि भारतीय रुपया चलता कहां है। भारतीय रुपया नेपाल, चीन, रूस, जापान। अगर आप देखो तो चीन, रूस, जापान में नेपाल का रुपया भारतीय रुपया चलता ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है इसका सही आंसर क्या होगा? नेपाल। जो प्रतिबंध लगा सकता है वो नेपाल ही लगा सकता है। देन द राइट आंसर विल बी नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं दोस्तों।
फ्रांस और किस देश ने एक नई मैत्री संधि आहिन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य एक दूसरे का बचाव, दोनों देशों में मित्रता बढ़ाना और दोनों देशों के नागरिकों के जीवन स्तर का सुधार करना है? तो फ्रांस और किस देश ने ऐसा किया है? तो फ्रांस और जर्मनी ने एक नई मैत्री संधि आहिन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य एक दूसरे का बचाव, दोनों देशों में मित्रता बढ़ाना और दोनों देशों के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करना है। देन द राइट आंसर विल बी फ्रांस एंड जर्मनी। देन द राइट आंसर विल बी जर्मनी। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं दोस्तों। रिसर्च एंड कंसल्टेंसी फर्म वुड मैकेंजी, ये रिसर्च एंड कंसल्टेंसी फर्म है वुड मैकेंजी की रिपोर्ट के मुताबिक कच्चे तेल की मांग के मामले में निम्न से कौन सा देश वर्ष 2019 में चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा तेल उपभोक्ता देश बन जाएगा? चीन को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश बन सकता है। तो रिसर्च एंड कंसल्टेंसी फर्म वुड मैकेंजी की रिपोर्ट के मुताबिक कच्चे तेल के मामले में भारत 2019 में चीन को पछाड़ देगा और यह दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश बन सकता है। फिलहाल इस मामले में अमेरिका पहले स्थान पर है। तो देन द राइट आंसर विल बी भारत चल रहा है, बहुत पीछे पीछे आ रहा है और फटाक से क्या करने वाला है, इस देश को, यानी कि आपका जो भी सही आंसर है वो है आपका चीन को पछाड़ देगा और इतना तेल खाने लगेंगे हम लोग, इतना तेल का खपत बढ़ जाएगा भारत के अंदर। आगे चलते हैं। किस भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज को आईसीसी के पुरुष इमर्जिंग प्लेयर ऑफ ईयर 2018 चुना गया है? ऋषभ पंत, महेंद्र सिंह धोनी, दिनेश कार्तिक या नमन ओझा? भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत हैं जो आईसीसी के पुरुष इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 चुने गए हैं। पिछले साल पंत ने इंग्लैंड में शतक लगा दिया था और शतक लगाने वाले इंग्लैंड में ये पहले विकेटकीपर बल्लेबाज थे, जिसकी वजह से इनको जो है वो आईसीसी का इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। देन द राइट आंसर इज ऋषभ पंत। आगे चलते हैं। ऋषभ पंत जो क्रिकेट से ताल्लुक रखते होंगे उनको थोड़ा सा पता होगा ऋषभ पंत के बारे में। आगे बात करते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के अनुसार, तो कौन है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू के अनुसार सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े तबके को दिए गए 10% के आरक्षण में से कितने प्रतिशत राज्य के कापू जाति को लोगों को दिया जाएगा? आंध्र प्रदेश के प्रदेश मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े तबकों को दिए गए 10% के आरक्षण में से 5% कापू जाति को दिया जाएगा। तो कभी क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि कापू जाति कहां की से रिलेशन में है, यानी कापू जनजाति कहां की है, तो आप कह सकते हो कि आंध्र प्रदेश की है। तो कापू जाति, ऐसा ही क्वेश्चन बन सकता है। फिलहाल ये आरक्षण वाला क्वेश्चन है, तो 10% में से 5% जो है एक्चुअल में पिछड़े तबके का जो आरक्षण है आंध्र प्रदेश में वो 10% है और 10% में से 5% अकेले कापू जाति ले जाएगी। यानी कौन सी जाति ले जाएगी? कापू जाति 4% आरक्षण ले जाएगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण दिए जाने संबंधी विधेयक को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो अभी अभी सवर्णों को भी आरक्षण मिलने वाला एक विधेयक आया है, जिसमें जो गरीब सवर्ण हैं यानी कि सामान्य जाति के लोग हैं उनको 10% का आरक्षण दिया जाएगा। तो इसको सबसे पहले लागू करने वाला जो राज्य है वो है गुजरात, और गुजरात ने इसको सबसे पहले अपने राज्य में लागू कर दिया है। Then the right answer will be गुजरात। Then the right answer will be गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। मैसिडोनिया द्वारा हाल ही में देश का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? मैसिडोनिया नाटो में सम्मिलित होना चाह रहा है और क्योंकि उसको एक यूनान का समर्थन नहीं मिल पा रहा, यूनान इसलिए उसको समर्थन नहीं कर रहा है क्योंकि यूनान का भी एक राज्य है, यूनान में भी एक जगह है जहां पे जिसका नाम मैसिडोनिया है और इसलिए वो इसे अपनी संप्रभुता पर यानी कि अपनी एकाकी अपना अलग थलग रहने वाली एक जो स्वतंत्र रहने वाली इच्छा होती है उस पर संप्रभुता पर अधिकार मानता है, इसलिए वो उसका सदस्य मतलब वो उसका सपोर्ट नहीं कर रहा था। लेकिन मैसिडोनिया ने अभी अभी हाल ही में अपना नाम बदल दिया है जिसकी वजह से मैसिडोनिया अब नाटो में भी शामिल हो गया है, क्योंकि ये नीति थोड़ी सी जनवरी की थी, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि उत्तरी मैसिडोनिया विल बी राइट आंसर। मैसिडोनिया का नया नाम है उत्तरी मैसिडोनिया। आगे चलते हैं हम लोग। केंद्र सरकार द्वारा कुंभ मेले के दौरान मौसम की जानकारी के लिए किस नाम से विशेष मोबाइल ऐप सेवा जारी की गई है? तो आपको बताना होगा कि कुंभ मेले के दौरान जो मौसम की जानकारी के लिए एक ऐप डाउनलोड किया गया है, एक ऐप लॉन्च किया गया, सॉरी डाउनलोड नहीं लॉन्च किया गया है। तो आपको बताना है कि वो उसका नाम क्या है। उसका नाम है कुंभ मेला मौसम सेवा। उसका सही नाम है कुंभ मेला मौसम
सेवा। देन द राइट आंसर इज कुंभ मेला मौसम सेवा। एक ऐप है, ये क्या किया गया है, ये कुंभ मेले में मौसम की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। तो फिलहाल अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और इसको लागू किया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान से जुड़ी हुई थोड़ी सी ये न्यूज है। डॉक्टर सीपी जोशी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और विधायक हैं। डॉक्टर सीपी जोशी अब राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष होंगे। देन द राइट आंसर इज डॉक्टर सीपी। देन द राइट आंसर विल बी आपका सीपी जोशी। देन द राइट आंसर विल बी सीपी जोशी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। जीएसटी कंपोजिशन योजना के तहत कारोबारियों को अप्रैल 2019 से कितनी राशि तक छूट देने की घोषणा की गई है? तो जीएसटी काउंसिल 2019 के द्वारा जो आपका छूट देने की घोषणा की गई है वो है 1.5 करोड़ रुपए की छूट देने की घोषणा की गई है। देन द राइट आंसर विल बी 1.5 करोड़ यानी कि 1.5 करोड़ रुपीस। थोड़ा सा और थोड़ा तेज करते हैं। निम्नलिखित में से किस नोबेल पुरस्कार विजेता द्वारा हाल ही में श्वेत और अश्वेत लोगों को बौद्धिक क्षमता अलग होने का दावा किए जाने से उनसे उनकी पुरानी प्रयोगशाला से 3 मानद सम्मान छीन लिए गए? ऐसे कौन थे जिन्होंने श्वेत और अश्वेत के बीच में भेदभाव किया और पश्चिमी देशों में इसको अच्छा नहीं माना जाता? तो सही आंसर है डीएनए संरचना की खोज में मदद के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजे गए थे। डीएनए की संरचना में खोज के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था जेम्स वॉटसन को। और जेम्स वॉटसन जो हैं उन्होंने इस तरह की हरकत की है, उन्होंने इस तरह का बताया है कि दोनों का अलग अलग होता है, मतलब श्वेत और अश्वेत, यानी कि जो गोरे लोग होते हैं जो काले लोग होते हैं। तो थोड़ा सा ये नस्ली टिप्पणी टाइप की हो गई, इसलिए ये चीज सही नहीं है और उससे उनके मानद सम्मान छीन लिए गए हैं। आगे चलते हैं। चुनाव आयोग ने शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, शिवपाल यादव जी आप उत्तर प्रदेश के एक नेता हैं और उन्होंने अपने जो भी भाई हैं यानी कि मुलायम सिंह यादव उनसे अलग होकर एक चुनावी पार्टी बनाई है। चुनाव आयोग ने शिवपाल यादव की जो पार्टी का नाम है वो है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और इनको जो चुनावी चिन्ह दिया गया है वो है चाबी। उनका चुनावी चिन्ह क्या है? चाबी। देन द राइट आंसर विल बी चाबी। आगे जाते हैं हम लोग दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में ताइवान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? ताइवान के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? उनका नाम है सू तेंग चांग। तो सू सेंग चांग ने ताइवान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। ताइवानी नेता साई इंग वेन ने हाल ही में सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की पूर्व प्रमुख सू सेंग चांग को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। देन द राइट आंसर विल बी सू चेंग चांग। तो ये हो गए ताइवान के प्रधानमंत्री। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस राज्य में बलांगीर बिचुपाली रेल लाइन का उद्घाटन किया तथा सोनपुर केंद्रीय विद्यालय की आधारशिला रखी? तो सोनपुर, जिनको भी थोड़ा सा आइडिया होगा कि सोनपुर कहां है, उनको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के बालिंगर का दौरा किया और जहां उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया था। इस दौरान उन्होंने बालंगीर बिचुपाली रेल लाइन का उद्घाटन किया तथा सोनपुर केंद्रीय विद्यालय की आधारशिला रखी थी। तो आपको ध्यान रखना होगा, ये सोनपुर जो है ये उड़ीसा में है और सोनपुर का मेला बहुत प्रसिद्ध है। तो देन द राइट आंसर विल बी उड़ीसा। आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने लॉस एंजल्स में सांता मोनिका स्थित बार्कर हैंगर में हुए 24वें क्रिटिक चॉइस अवार्ड में 4 सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हासिल किए हैं? देन द राइट आंसर विल बी रोमा। रोमा एक ऐसी फिल्म है जिसने लॉस एंजल्स में सांता मोनिका स्थित एक बार्कर हैंगर में हुआ ये जगह का नाम है, वहां पे एक 24 क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड हुए थे जिसमें से 4 सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हासिल किए। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म और सर्वश्रेष्ठ छायांकन के पुरस्कार मिले हैं। देन द राइट आंसर विल बी रोमा। रोमा विल बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज थोड़ा सा ज्यादा आपको पढ़ना पड़ रहा है, माफी चाहूंगा, लेकिन मैं बहुत तेजी से कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा ज्यादा जानकारी आपको पहुंची हो, ज्यादा ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचा पाऊं। तो मुंबई के खार जिमखाना क्लब ने ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की मानद सदस्यता कितने साल के लिए निलंबित कर दी है? तो हार्दिक पांड्या ने अभी कॉफी विद करण वाले शो में कुछ उल्टी सीधी टिप्पणी की थी महिलाओं के ऊपर, जिसकी वजह से उन्हें जिमखाना क्लब ने ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की मानद सदस्यता 3 साल के लिए समाप्त कर दी है। यानी उनको जिम से निकाल दिया गया है। वो कितने साल के लिए निकाले गए थे? 3 साल के लिए निकाले गए थे। डे बाई डे न्यूज कवर की है मैंने, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज थी उस दिन की उस तरह से कवर की है। इस वजह से कुछ ऐसी न्यूज भी आ रही हैं जो आपको लग रहा होगा ये तो नहीं आना चाहिए करंट अफेयर्स में। किस राज्य के डी गुकेश 15 जनवरी 2019 को विश्व के दूसरे और भारत के सबसे
युवा ग्रैंड मास्टर बन गए। तो ये डी गुकेश जो हैं ये आपके तमिलनाडु से संबंधित हैं और ये विश्व के दूसरे और भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 12 साल 7 महीने और 17 दिन के गुकेश ने यह उपलब्धि अपने दिल्ली इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम पाकर हासिल की है। वहीं सबसे युवा ग्रैंड मास्टर का खिताब सर्गेई करजाकिन के नाम है। तो सर्गेई करजाकिन का नाम मैं आपको बता देता हूं, सर्गेई करजाकिन यानी कि जो है वो है सर्गेई करजाकिन। तो ये उनको उपलब्धि मिली है। तो देन द राइट आंसर विल बी आपके ये कहां से संबंधित है, ये है तमिलनाडु से संबंधित करते हैं। डी गुकेश कहां से संबंधित है, तमिलनाडु से। तो सर्गेई करजाकिन कौन है, सर्गेई करजाकिन वो हैं जिन्होंने ये उपलब्धि 12 वर्ष 7 महीने में हासिल की है। जबकि जो हमारे ग्रैंड मास्टर हैं, हमारे जो इंडिया के ग्रैंड मास्टर हैं वो हैं डी गुकेश, तो ये तमिलनाडु से संबंधित रखते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस राज्य में स्थित सोलापुर तुल्जापुर उस्मानाबाद नामक नया NH52 राष्ट्र को समर्पित किया। तो प्रधानमंत्री ने 4 लेन का महाराष्ट्र में है ये सोलापुर वगैरह, तो तुल्जापुर उस्मानाबाद आपको देख के समझ में आ जाएगा कि ये किस राज्य का है। तो ये सोलापुर तो आपका महाराष्ट्र में है, तुल्जापुर भी आपका महाराष्ट्र में है। तो देन द राइट आंसर विल बी महाराष्ट्र। तो थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग जाता है अगर आपको थोड़ी सी जानकारी है कि किस राज्य के बारे में न्यूज है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं दोस्तों। केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी ने जल संसाधन मंत्रालय की किस मासिक पत्रिका का हाल ही में विमोचन किया है। तो इन्होंने एक पत्रिका निकाली है जिसका नाम है जल चर्चा। केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास मंत्री, संरक्षण मंत्री कौन है, नितिन गडकरी जी हैं। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जल चर्चा नामक एक पत्रिका निकाली थी। आगे जाते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार सबसे ताकतवर पासपोर्ट वाले देश का क्या नाम है। सबसे ताकतवर पासपोर्ट का मतलब यह होता है कि दुनिया में चाहे आप जहां पे भी चले जाएं कोई भी आपको रोजाने आने से रोक नहीं सकता। और पासपोर्ट का ताकत होने का मतलब यह है कि पासपोर्ट इंडेक्स होती है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का है। यानी अगर आपके पास जापान का पासपोर्ट है यानी कि आप किसी भी कंट्री पे जा सकते हो, कोई भी आपके ऊपर बैन नहीं लगाएगा। और उस भारत का जो स्थान है वो 79वां है, यानी कि 79 नंबर पर इंडिया है, 79वें नंबर पर भारत का पासपोर्ट है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो अगला क्वेश्चन है, येलो वेस्ट आंदोलन आजकल यूरोप में चर्चा में बना हुआ है और इसका आरंभ किस देश से हुआ था। तो देखिए येलो वेस्ट आपका जो भी आंदोलन है तो ये फ्रांस से आरंभ हुआ था। येलो वेस्ट आंदोलन धीरे धीरे अब लगभग पूरे यूरोप में जद में अपना लेता चला जा रहा है और फ्रांस के जारी प्रदर्शन अब बेल्जियम और नीदरलैंड तक भी पहुंच चुका है। तो देन द राइट आंसर विल बी येलो वेस्ट आंदोलन जो भी है आपका वो वहां से फ्रांस से चालू हुआ है। देन द राइट आंसर विल बी फ्रांस। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन, प्रसार भारती ने निम्नलिखित में से आकाशवाणी की किस सेवा को निजी चैनलों को प्रसारित करने की अनुमति दी है। तो प्रसार भारती के केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं आपके युवा मामले और खेल राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने निजी एफएम प्रसारकों के साथ आकाशवाणी के समाचार को प्रसारित करने के लिए साझा करने के लिए कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। यानी कि अब प्रसार भारती आकाशवाणी की निजी चैनल यानी निजी एफएम चैनल पर भी समाचार जो आएंगे वो आप सभी चैनलों पर सुन पाएंगे जो आकाशवाणी के समाचार आते हैं ना। जैसे बोलता है ये आकाशवाणी है और मैं बोल रहा हूं समाचार, तो इस तरह का कुछ आता है लिख के बोलता है वो, तो वो अब आप निजी चैनल पर भी सुन पाएंगे यानी रेडियो एफएम, रेड एफएम, ये भी जो चैनल है उस पर। आगे जाते हैं दोस्तों। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2019 के अनुसार भारत पिछले साल के मुकाबले 2 पायदान ऊपर चढ़कर कितने स्थान पर आ गया है। जैसा कि इसका आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत जो है वो अब 79वें स्थान पर आ गया है यानी 79 नंबर पर आ गया है। तो देन इसका राइट आंसर होगा आपका 79 नंबर। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अमेरिका की बोइंग 2018 में रिकॉर्ड 806 कॉमर्शियल विमानों की डिलीवरी कर लगातार कितने साल दुनिया की सबसे बड़ी विमान निर्माता कंपनी बन गई है। तो अमेरिका की बोइंग 2018 रिकॉर्ड कर रही है, मतलब 806 कमर्शियल विमानों की डिलीवरी कर दी। इतना तेजी से कोई डिलीवरी नहीं कर सकता है। तो लगातार वो 7वें साल भी यानी इस साल भी 7वें साल भी अगर आपको विमान खरीदना है तो सबसे अच्छी कंपनी कौन है, वो है बोइंग 2018। देन द राइट आंसर इज बी 7 साल। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रिंट मीडिया को दिए जाने वाले सरकारी विज्ञापनों की दरों में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने प्रिंट मीडिया को दिए जाने वाले सरकारी विज्ञापनों की दर में 25% की बढ़ोतरी की है। एक्चुअल में क्या है कि विज्ञापन सूचना प्रसारण मंत्रालय ने प्रिंट मीडिया को जो भी विज्ञापन दिए हैं तो सरकारी विज्ञापनों की दरों में यानी जो भी सरकारी विज्ञापन होंगे अब उनके लिए 25%
ज्यादा वो लोग पे करेंगे, तो जो भी विज्ञापन दाता कंपनी है या जो भी विज्ञापन एडवर्टाइजिंग कंपनी है उनको थोड़ा सा फायदा होने वाला है, पर 25% को मोर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 76, विश्व आर्थिक फोरम के अनुसार किस वर्ष तक भारत का उपभोक्ता बाजार अमेरिका और चीन के बाद तीसरा स्थान पर होगा? तो ये होने वाला है 2030 में, जब हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े उपभोक्ता बाजार के रूप में आएंगे, और वो सबसे पहला बड़ा बाजार है आपका अमेरिका का, फिर उसके बाद चीन का नंबर आता है, देन अमेरिका, और फिर उसके बाद चीन। अब हमारी बारी आने वाली है 2030 में। देन द राइट आंसर विल बी 2013। एक और चलते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, ये पेमा खांडू किस राज्य के मुख्यमंत्री, आपको इतना ध्यान हो गया हो तो आप आंसर कर सकते हो, ने देश के सबसे लंबे सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया है। इसकी इमेज वगैरह देखना, काफी अच्छा पुल बना हुआ है ये। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। सिर्फ इतना पता होना था कि पेमा खांडू किस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, देन द राइट आंसर विल बी अरुणाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा हाल ही में गौ कल्याण सेस लगाए जाने की घोषणा की गई है, यानी कि गाय कल्याण के ऊपर भी टैक्स लगाने की कोशिश की गई है। गौ कल्याण सेस लगाने वाला जो सबसे पहला राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, और इससे क्या होगा कि गौ आश्रय स्थल को बनाने में और उसकी देखभाल में इसका यूज किया जाएगा, यानी गायों की सेवा में किया जाएगा। तो आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए, गायों से जुड़ी हुई जो भी चीजें हो रही हैं वो आजकल उत्तर प्रदेश के अंदर ज्यादा हो रही हैं। राइट आंसर विल बी उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया है? देन द राइट आंसर विल बी, सही आंसर जस्टिस एस गणपति, जस्टिस एम एल भार्गव, जस्टिस वेणुगोपाल या जस्टिस ए के सीकरी। तो सही आंसर है सीकरी, यानी कि जस्टिस ए के सीकरी को भारतीय राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया है। देन द राइट आंसर विल बी जस्टिस ए के सीकरी। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म को एशिया साउथ ईस्ट इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड मिला? तो देन आपको नाम बताना होगा, इसका थोड़ा सा सुनना चाहिए, ये चीजें भी कभी कभी पेपर में पूछ ली जाती हैं। ड्रीम्स ऑफ नो वन, बेस्ट ऑफ स्ट्रीट, फाइंडिंग ब्यूटी इन गार्बेज एंड लेट्स सेलिब्रेट चाइल्डहुड। तो देन जिस फिल्म को ये अवार्ड मिला है, बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड मिला है, वो है फाइंडिंग ब्यूटी इन गार्बेज। भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म गार्बेज को एशिया साउथ ईस्ट इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म में बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड मिला है, यानी कि फाइंडिंग ब्यूटी इन गार्बेज। इधर ये राइट आंसर, सही आंसर क्या है? फाइंडिंग ब्यूटी इन गार्बेज। चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे रेलवे बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? रेलवे बोर्ड का चेयरमैन जो है वो विनोद कुमार यादव, आशुतोष मिश्रा, संतोष यादव या के मित्तल को? तो मध्य रेलवे के जनरल मैनेजर थे विनोद कुमार यादव जी। इन्हीं को हाल ही में रेलवे बोर्ड का चेयरमैन और भारत सरकार का पदेन प्रधान सचिव भी नियुक्त किया गया है। एंड द राइट आंसर विल बी विनोद कुमार यादव। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस तरह का है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है? तो भारत का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है, यानी कि हाल ही में किया, तो 25 उच्च न्यायालय हो गए हैं भारत में, हाई कोर्ट बन गए हैं। तो ये जो स्थापित किया गया है ये आंध्र प्रदेश में किया गया है। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया था, जिसकी वजह से वहां पर उच्च न्यायालय नहीं था, तो अब अलग से उच्च न्यायालय वहां पर बना दिया गया है। देन द राइट आंसर विल बी आपका आंध्र प्रदेश। देन द राइट आंसर विल बी आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं हम लोग। हाल ही में स्थापित तेलंगाना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो जो तेलंगाना उच्च न्यायालय है उसका जो मुख्य न्यायाधीश है, तो यहां पर आपको बताना है कि उनका मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया? थोट्टाटिल बी राधाकृष्णन या जीवी कृष्णमूर्ति, आर के श्रीनिवासन, अमृत राज पाठक। तो बी राधाकृष्णन को तेलंगाना का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, जो कि उनको 1 जनवरी को बनाया गया था। तो देन द राइट आंसर विल बी थोट्टाथिल एंड बी राधाकृष्णन विल बी राइट आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। हाल ही में स्थापित आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया? तो आंध्र प्रदेश और ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और इस तरह से बात की जाए तो यहां पर जो सही आंसर है वो है प्रवीण कुमार। सी आंसर सही रहेगा, सॉरी बी आंसर विल भी सही होगा। बी आंसर इज प्रवीण कुमार। प्रदीप कुमार को विजयवाड़ा में जो आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय बन रहा है उसके लिए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई है। देन द राइट आंसर विल बी सी प्रवीण कुमार। देन द राइट आंसर विल बी सी प्रवीण कुमार। आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना की है? NSIC, NPSCL, MSME। तो सही में देखा जाए तो निर्यात संवर्धन परिषद की जो स्थापना की है वो हाल ही में लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी कि MSME ने की है, और इसके लिए वो चाहते हैं कि जो MSME इकाई है वो अपना व्यापार और देशों तक फैलाएं। इसके लिए निर्यात संवर्धन इकाई वहां पे विकसित की गई है। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं हम लोग। अमेरिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस देश ने आधिकारिक रूप से यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी है? अमेरिका ने भी यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी है, और उसके अलावा और किसने ये सदस्यता छोड़ी है? तो अमेरिका और इजराइल ऐसे देश हैं जिन्होंने 1 जनवरी को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठनों से अलग हो गए हैं, और यूनेस्को से अलग होने की प्रक्रिया उन्होंने करीब 1 साल पहले ही शुरू कर दी थी। अमेरिका के साथ इजराइल ऐसा देश है जिसने ऐसा किया है कि वो यूनेस्को को छोड़ रहा है। आगे जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 1973 में दाग फिल्म से अपने अभिनय की शुरुआत करने वाले बॉलीवुड के किस दिग्गज कलाकार का हाल ही में निधन हो गया? अनुपम खेर, गोविंदा, कादर खान या राकेश रोशन? तो अगर देखा जाए तो सही आंसर इसका है कादर खान जी का निधन हो गया, और दाग में कादर खान जी भी थे और राजेश खन्ना भी जी थे। तो 1 जनवरी 2019 को इनका निधन हो गया था। ये तो लगता है सभी को याद होगा कि 1 जनवरी को कादर खान जी का निधन हुआ था। देन द राइट आंसर विल बी कादर खान। हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा राज्य के युवाओं को स्मार्टफोन दिए जाने की घोषणा की गई है? हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा युवाओं को स्मार्टफोन देने की घोषणा की गई है? तो वो है पंजाब मंत्रिमंडल। उन्होंने क्या किया है कि वो कह रहे हैं कि सभी स्कूलों और उच्चतर कक्षाओं के छात्रों, कॉलेजों को, तकनीकी संस्थानों में जो भी लोग हैं उन सभी को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। राइट आंसर विल बी पंजाब। हमारे यहाँ भी ऐसा होता तो मजा आ जाती। आगे चलते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक तथा किस तीसरे बैंक के विलय के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में मंजूरी प्रदान की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 फरवरी 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक तथा देना बैंक के विलय के लिए एक अपनी मंजूरी दी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विजया बैंक। देन द राइट आंसर विल बी विजया बैंक। सही आंसर होगा आपका विजया बैंक। आगे चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा और बने रहिए मेरे साथ, खत्म ही होने वाला है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम समझौते की धारा 6 को लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दी है। यह समझौता कब किया गया था? यह समझौता कब किया गया था? तो यह काफी पुराना समझौता है। 15 अगस्त 1985 को असम समझौता हुआ था। असम समझौता हुआ था। समझौते की धारा 6 के अनुसार असम के लोगों को सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई पहचान एवं विरासत को संरक्षित करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए उचित संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक उपाय किए जाएंगे। मतलब जो भी असम के लोग हैं उनको पूरी तरह से संविधान के जरिए सहायता दी जाएगी। तो देन द राइट आंसर विल बी 15 अगस्त 1985 को यह समझौता किया गया था कि असम में जो भी लोग हैं उनकी भाषाई और सांस्कृतिक चीजों का संरक्षण किया जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत और पाकिस्तान द्वारा हाल ही में साझा की गई सूची में पाकिस्तान की जेलों में बंद कितने भारतीय कैदियों के बारे में बताया गया था? पाकिस्तान ने ये माना है कि उनके पास कितने भारतीय कैदी हैं। उन्होंने बताया, पाकिस्तान ने अपनी जानकारी के मुताबिक बताया कि मेरे पास 537 भारतीय कैद हैं, जिनमें से 483 मछुआरे हैं और बाकी सभी जो 54 लोग हैं वो अन्य लोग हैं। तो देन द राइट आंसर विल बी 537। देन द राइट आंसर विल बी 537। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा सरस्वती नदी के पुनरुत्थान और इसमें ताजे पानी के नियमित प्रवाह को बनाए रखने हेतु मंजूरी दी गई है? तो देखिए, सरस्वती नदी की अगर हम बात करें तो सरस्वती नदी का जो प्राचीन अस्तित्व था वो हरियाणा में था। तो इसमें ताजे पानी के नियमित प्रवाह को हकीकत बनाने के लिए नदी के प्रवाह मार्ग में विभिन्न विरासत स्थलों पर बनाए गए काफी सारे योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो देन द राइट आंसर विल बी हरियाणा, क्योंकि ये सरस्वती नदी का जो भी अस्तित्व है उसके पीछे हरियाणा को थोड़ी सी चिंता है और हरियाणा ने इसके लिए एक योजना बनाने की कोशिश की है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। केंद्र सरकार के अनुसार किस योजना के तहत अब तक 6 करोड़ से अधिक मुफ्त गैस कनेक्शन बांटे गए हैं? तो गैस कनेक्शन से जुड़ी हुई जो भी योजना है वो तो आप जानते ही हैं कि वो उज्ज्वला योजना है। देन द राइट आंसर विल बी फर्स्ट, देन द उज्ज्वला योजना विल बी राइट आंसर। देन द राइट आंसर विल बी उज्ज्वला योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं दोस्तों। किस राज्य की कैबिनेट ने शिक्षकों के ट्रांसफर को सरल बनाते हुए नई ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दे दी है? यानी कि अगर कोई टीचर है और उसको ट्रांसफर करवाना है तो किस राज्य ने उसको बहुत आसानी से लागू कर दिया है? तो वो है पंजाब। कैबिनेट ने ऐसा किया है। पंजाब में काफी सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अभी अभी वहां पे हाल ही में सेलेक्ट होकर आए हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, और जो कि काफी तेज प्रयासों के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में किस राज्य में मलेरिया के मामलों में 80% की गिरावट दर्ज की गई है? मलेरिया के मामलों में 80% की गिरावट दर्ज करने के लिए तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? उड़ीसा, बिहार, पंजाब या झारखंड?
तो देखा जाए तो देश में मलेरिया पीड़ितों में से 1/3 उड़ीसा में ही हैं। आप सुनेंगे भी, अक्सर देखने में भी आता है कि सबसे ज्यादा जो परेशान लोग रहते हैं मलेरिया से वो उड़ीसा में ही हैं। तो जो सही आंसर है वो आपका उड़ीसा होगा। उड़ीसा में अब ऐसा हो रहा है कि कई सारे स्वास्थ्य योजनाएं चलाई गई, जिसकी वजह से उड़ीसा में 80% मरीजों के मामले मलेरिया के मामले में गिरावट दर्ज की गई है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपके पंजाब में किया था, और ये जालंधर के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में इन्होंने किया था। तो सही आंसर होगा इसका पंजाब, एंड द राइट आंसर विल बी पंजाब। एलपीयू आपने सुना होगा, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। आगे बात करते हैं। हरियाणा सरस्वती विरासत विकास बोर्ड ने सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए और नदी में पानी नियमित प्रवाह रखने के लिए कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो देन द राइट आंसर इज 11 परियोजनाओं को उन्होंने मंजूरी दी है, ताकि नदी में पुनः पानी लाया जा सके और वापस से उसका प्रवाह बनाया जा सके। देन द राइट आंसर इज 11। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में दोलाई थाबी बैराज परियोजना आरंभ की है? तो ये नाम थोड़ा सा आप याद रखना कि दोलाई थाबी ये क्या है। ये एक बैराज है और ये कहां पर बनाया गया है, ये थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। असम, मणिपुर और नागालैंड, त्रिपुरा। तो ऐसा तो लग ही रहा था कि ये पूर्वोत्तर के नाम है, तो इसमें से सही आंसर है मणिपुर। प्रधानमंत्री ने मणिपुर में अनेक योजनाओं का उद्घाटन किया तथा आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं में एक दोलाई थाबी बैराज परियोजना भी है। तो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस दिन अंतरराष्ट्रीय ब्रेल दिवस मनाया जाता है? 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी या 6 जनवरी? तो सही आंसर है दोस्तों इसका 4 जनवरी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय ब्रेल दिवस आपका हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो देन द राइट आंसर ब्रेल लिपि आप समझते होंगे, जो जिन लोगों की आंख नहीं होती, जो देख नहीं सकते, उनके लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था लुईस ब्रेल ने, ताकि वो लोग उभरे हुए डॉट्स के आधार पर इसे पढ़ सकें। तो दोस्तों अब हमारा आखिरी क्वेश्चन आ गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए नियमों के अनुसार निम्नलिखित में किस पदार्थ से खाद्य वस्तुओं की पैकेजिंग पर रोक लगा दी गई है? यानी कि आप खाद्य वस्तुओं की पैकेजिंग नहीं करेंगे। तो देन द राइट आंसर विल बी कि आप यहां पर अखबार, एल्युमिनियम फॉयल, फाइबर या कांच में पैक कर सकते हैं। आप फाइबर में पैक कर सकते हैं, एल्युमिनियम फॉयल में पैक कर सकते हैं, लेकिन आप अखबार में पैक नहीं कर सकते, क्योंकि अखबार में कार्बन का कंटेंट माना गया है। देन द राइट आंसर विल बी अखबार। तो इस तरह से हम लोगों ने 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं कि कई सारी आपको नई जानकारी मिली होगी, और अब मेरे आने का समय हो गया है। अब मैं आ जाता हूं आपके पास। तो उम्मीद करता हूं ये क्लियर रहा होगा। मैं हमेशा पूरे टाइम यहाँ पे खड़ा था और आपके सामने आपको बता रहा था कि कैसे ये चीजें करनी है। और जैसा कि आप डिमांड कर रहे थे कि जनवरी का पूरा करंट अफेयर्स आपको आना चाहिए, मैंने बहुत डिटेल में तो नहीं बता पाया हूं, लेकिन मैं जान रहा हूं कि मैं डिटेल में, लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा क्वेश्चन कवर करने थे और पूरे का पूरा करंट अफेयर्स कवर करना था। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट्स आपके दिमाग में रहे होंगे कि कौन सी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वही सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे मैंने डिस्कस की हैं। और अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो कि मैंने यहाँ पे मेहनत की है आपके लिए, तो थैंक यू सो मच। और इसको थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। बाकी आप जैसा चाहें वैसी मर्जी। बाकी आपके सुझाव आमंत्रित हैं, आप जैसा भी सुझाव मुझे देंगे वो मुझे स्वीकार होगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।